अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वायरस इज अ नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट एंड पैरासाइट लिव्स इनसाइड द होल सेल। तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि वायरस अगर किसी होस्ट सेल की यानी कि किसी बॉडी के अंदर मौजूद हो तो वो जिंदा रहेगा, अगर वो उसके बाहर आ जाएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि एक्टिवेट वो सिर्फ तभी रह सकता है जब वो होस्ट सेल यानी कि बॉडी के अंदर मौजूद हो तब। इट डज नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बट डू हैव न्यूक्लियर मटेरियल ईदर डीएनए और आरएनए। यानी कि इसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स मौजूद नहीं होते, जैसे कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स वगैरह जैसे हमारी प्लांट की बॉडी में होते हैं, एनिमल की बॉडी में होते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसके अंदर मौजूद नहीं होते। इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है जिसमें डीएनए या आरएनए होता है। कुछ वायरसेस के अंदर डीएनए होता है, कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए होता है, लेकिन दोनों चीजें एट अ टाइम मौजूद नहीं होती। इट हैज प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड दैट इंक्लोजेस द न्यूक्लिक एसिड। यानी कि इसके अंदर एक ऐसा ये वायरस है, ये वायरस है। तो इसके अंदर एक कैप्सिड मौजूद होता है, कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और इसको हम बोलते हैं, ये प्रोटीन कोट होता है जो जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं और जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। इट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। यानी कि इसे तभी रिप्रोड्यूस हो सकता है जब ये होस्ट सेल की बॉडी के अंदर मौजूद हो, वरना तो ये इनएक्टिव रहेगा। ड्यू टू इट्स नॉन सेल्यूलर नेचर इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द फाइव किंग। यानी कि इसके नॉन सेल्यूलर जो नॉन सेल्यूलर नेचर होता है उसकी वजह से ये होस्ट सेल की बॉडी के अंदर मौजूद नहीं रह सकता। अगरचे होस्ट सेल की ये होस्ट सेल की बॉडी के बगैर रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। यानी कि एक से ज्यादा अगर इसको डिवाइड होना है तो ये उसके लिए भी इसको एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी। ड्यू टू नॉन सेल्यूलर नेचर इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द फाइव किंगडम। और क्योंकि इसका नॉन सेल्यूलर जो है नेचर है, जैसे कि इसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके अलावा गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें इसके अंदर मौजूद नहीं होती। इसीलिए हम इसको किसी भी फाइव किंगडम में से किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं करते। इट कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीजेस इन प्लांट लाइक टोबैको मोजाइक डिजीज। यानी कि ये जो होता है टोबैको मोजाइक डिजीज जो होता है ये प्लांट में भी कॉज कर सकता है, ये बहुत सारे एनिमल में भी कॉज करता है। और जो प्लांट में होता है उसमें टोबैको मोजाइक डिजीज होता है, उसमें क्या हो जाता है, जो टोबैको के लीव्स होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एंड एनिमल्स लाइक कोल्ड, फ्लू, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, ये सारे डिजीजेज जो है ये ह्यूमन में एनिमल्स के अंदर कॉज करते हैं। कोल्ड हो जाना, सर्दी हो जाना, फ्लू, डेंगू। डेंगू मच्छर के थ्रू होता है, लेकिन मच्छर में भी ये किसके थ्रू, वायरस मच्छर को एज अ होस्ट बनाता है और फिर जब मच्छर ह्यूमन को स्टिक करता है तो फिर वो ह्यूमन के अंदर डेंगू आ जाता है। उसके अलावा पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो किसकी वजह से होता है, एचआईवी वायरस की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन में एनिमल्स, डिफॉरेस्टेशन में क्या होती है, हम ह्यूमंस और एनिमल्स वगैरह, ह्यूमन एनिमल ट्रीज को कट कर देते हैं और एनिमल्स समटाइम्स का खा लेते हैं ट्रीज को। तो होता क्या है, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फ्रूट्स इनटू नॉन फॉरेस्ट एंड इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। यानी कि अपने मुफाद के लिए हम इंसान क्या करते हैं, दरख्तों को काट देते हैं और दरख्तों को काट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत से मसाइल होते हैं। तो जो दरख्तों को काटने वाला अमल होता है या और जो एक अच्छे खासे पूरे फॉरेस्ट को एक डेजर्ट में कन्वर्ट कर देता है उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के
नतीजे में ही हमें ग्लोबल वार्मिंग यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी भी डिफोरेस्टेशन की वजह से ही होती है। उसके बाद है इंडेंजर स्पीशीज। तो इंडेंजर स्पीशीज क्या होती है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी सच एज एंटरटेनमेंट और फूड एनिमल्स आर बिकमिंग इंडेंजर्ड और सम हैव जीन एक्सटेंट ऑफ द ऑफ दैट स्पीशीज इन इकोसिस्टम। यानी कि हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने खाने के लिए क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स को बहुत ज्यादा मारना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि कुछ एनिमल्स को या तो खाना स्टार्ट कर देते हैं या उनकी एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर लाइक राइनो होता है, उसकी जो होती है जो इसकी सींग होती है उसको काट देते हैं लोग, उसको फॉर डेकोरेशन पर्पसेस या एंटरटेनमेंट किसी भी वजह से। तो इस तरह से वो मर जाता है और फिर ग्रेजुअली क्या होता है, जब किसी भी एनिमल दुनिया से कम होता जाता है, उसकी स्पीशीज एक्सटेंट होने लगती है, यानी कि वो कम होना शुरू हो जाती है, तो वो एक इंडेंजर स्पीशीज बन जाता है। यानी कि कुछ वक्त बाद हमें वो स्पीशीज कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कुछ सालों पहले तो मौजूद थे, लेकिन अब जो है वो अब उनकी स्पीशीज दुनिया से गायब हो गई है क्योंकि लोगों ने उनको एंटरटेनमेंट और खाने के लिए मारना शुरू कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन में होता है द एनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि जब अगर किसी इमेज को बड़ा किया जाए, सिर्फ जूम किया जाए, तो वो मैग्निफिकेशन होता है। और उसके बाद हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। यानी कि रेजोल्यूशन में क्या होता है, अगर ये दो स्पेसिमेन है यानी कि दो uh, चीजें मौजूद हैं, तो रेजोल्यूशन क्या करेगा, इन दोनों के अंदर मौजूद जो डिफरेंस है जो बता रहा है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो सेपरेट चीजें, रेजोल्यूशन वो करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन का काम तो बस जूम करना होता है, लेकिन उन दोनों चीजों को अलग अलग हमें दिखाना कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, डिस्टिंग्विश करना, उसे अलग करके दिखाना ताकि हमें समझ आ पाए, तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। अगले हम आगे मूव करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या होती है? द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर। तो सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। यानी कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा होते हैं, जो सांस लेते हैं, वो क्या होते हैं, या तो एक सेल से बने होते हैं या बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। The cell is the fundamental unit of structure and function in all living organisms. तो सेल क्या होता है? एक सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। सबसे जो छोटा, सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर, जहां से जिंदगी का आगाज होता है, जिससे लाइफ ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है, वो सेल होता है। इज अ फंडामेंटल यूनिट। ये आपने याद रखना, ये एक फंडामेंटल यूनिट होता है। और हर ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनता है। अगला है, द न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल डिवाइडिंग इनटू टू बाय सेल डिवीजन। यानी कि जो नई सेल होती है वो पुरानी सेल से डिवाइड होके बनती है। मिसाल के तौर पे हमने माइटोसिस पढ़ा था, ये एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल डिवाइड होगी, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जिससे क्या होगी, दूसरी सेल्स बनेंगी। किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। तो यही बात इसमें भी बताई गई है कि एक सेल जो होती है वो दूसरी पुरानी सेल से डिवाइड होके बनती है। द सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल विच इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि सेल के अंदर क्या मौजूद होता है? हेरिडिटी मटेरियल। तो हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और डीएनए क्या होता है? एक हेरिडिटी मटेरियल। यानी कि कोई इंसान है तो उसके बाल किस रंग के होंगे, उसकी आंखें किस रंग की होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सब जो होती है ये हेरिडिटी मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट्स। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या फर्क होता है? डू नॉट कंटेन प्लास्टिस। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिस मौजूद नहीं होते। प्लास्टिस क्या होते हैं? जो किसी
जो सेल के अंदर जैसे प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते हैं। तो ये सेल को कलर देते हैं, प्लांट सेल को। फॉर एग्जाम्पल लीव्स हैं, लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनको कलर ग्रीन कलर कौन देता है? प्लास्टिड देता है। और प्लास्टिड में कौन सा प्लास्टिड उन्हें ग्रीन कलर देता है? क्लोरोप्लास्ट देता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब प्लांट के अंदर और क्या चीज मौजूद होती है? फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। अब कुछ फ्लावर्स रेड कलर के होते हैं, कुछ येलो, कुछ पिंक, ये सारे कलर जो होते हैं जो अदर देन ग्रीन होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हैं, तो कुछ फ्रूट्स येलो कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। मुख्तलिफ रंगों के जो फ्रूट्स आते हैं, उनको सबको कलर क्रोमोप्लास्ट देता है। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट तो एक बिल्कुल कलरलेस प्लास्टिड होता है, जो कहाँ मौजूद होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो एक ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड होता है, जो कहाँ मौजूद होता है? रूट्स ऑफ प्लांट में मौजूद होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल भी मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये सेल है, ये सेल है, तो सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगी और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल मौजूद होगी। और जो सेल वॉल होगा वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होगा, वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगा। उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की। अब प्लांट सेल पर आते हैं। रिजिड सेल्यूलोज सेल वॉल इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाद जो मैंने आपको बताया सेल वॉल मौजूद होता है, और वो किससे मिलकर बनता है? सेल्यूलोज से मिलकर बनता है। आगे मूव करते हैं। एनिमल डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर, अब क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होगी, तो सेल वॉल के अंदर जो गैप्स होते हैं, जहाँ देखिए सेल वॉल के जो होता है वो पूरा किस चीज से मिलके बना होता है? सेल्यूलोज। अब वो जगह है जहाँ सेल्यूलोज एब्सेंट होगी सेल वॉल में, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। और पिट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल दरख्त है, तो दरख्त की जो बार्क होती है, यानी कि जो टहनी होती है, उसके ऊपर पिट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर स्टोमेटा मौजूद होता है जिनसे वो सांस लेता है। और बार्क के अंदर क्या मौजूद होते हैं? पिट्स, जिनके थ्रू वो सांस लेता है। तो ये चीज जो होती है ये एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता और ना पिट्स मौजूद होते हैं। और लेकिन प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा भी मौजूद होता है और पिट्स भी मौजूद होते हैं। आगे मूव करते हैं। फ्यू वैक्यूल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर तो फ्यू वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, कुछ कुछ के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर भी मौजूद होते हैं, और प्लांट के अंदर लार्ज मौजूद होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड विद द सेल सेप इन द मैच्योर सेल, यानी कि सेल सेप, ये सेल होते हैं, सेल के अंदर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर फूड भी मौजूद होता है। अगर फूड जब सेल के अंदर दाखिल होता है तो वो भी वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है। और जब फूड जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो सेल यूज नहीं करती, तो वो चीजें भी किसके अंदर मौजूद होती है? वैक्यूल के अंदर मौजूद होती है। तो वैक्यूल के अंदर सेल सेप भरा हुआ होता है, यानी कि फ्लूइड भरा हुआ होता है, और वो भी किसमें? प्लांट सेल, और समटाइम्स एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। उसके बाद है फ्यू वैक्यूल्स। उसके बाद है सॉरी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज जनरली फाउंड एट द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कहाँ मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म के सेंटर में मौजूद होता है। उसके अलावा न्यूक्लियस इज फाउंड नियर द एज, और प्लांट में कहाँ मौजूद होता है? एज पर मौजूद होता है, पेरिफेरी ऑफ द मैच्योर सेल। तो अगरचे ये जो है ये प्लांट सेल है। सबसे पहले मैंने रब कर दिया है। अब ये जो है ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल कुछ रेक्टेंगल शेप की होती है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ मौजूद होता है? कॉर्नर पे मौजूद होता है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस कहाँ मौजूद होता है? सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है। आगे मूव करते हैं। डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और chondrosomes are present in the cytoplasm of animal and plants। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मौजूद होता है। ठीक है। उसके अलावा ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 0.2 to 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसका डायमीटर क्या होता है? 0.2 से 1 नैनोमीटर होता है। उसके अलावा ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, एनिमल और प्लांट दोनों के। आगे मूव करते हैं। ये बस आपने याद रखना कि दोनों में मौजूद होता है और इसका डायमीटर क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं लाइजोसोम की। तो लाइजोसोम्स दे आर small spherical bodies few micrometer in size. They are also called suicidal cells. They also destroy unnecessary foreign particle and broken
कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो इसका काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है अननेसेसरी पार्टिकल को और ब्रोकन कंपोनेंट ऑफ सेल। तो और ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ माइक्रोमीटर का होता है, फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज होता है इसका। उसके अलावा ये सुसाइडल सेल इसको क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये क्या करता है, जो अगरचे सेल के अंदर कोई पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल जो कि बॉडी जिससे फिमिलर ना हो, कोई भी बाहर का पार्टिकल एंटर हो जाता है, तो ये क्या करता है, बाहर का पार्टिकल जब सेल के अंदर एंटर हो गया तो ये क्या करेगा उसको, या फिर सेल का कोई ब्रोकन कंपोनेंट है तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और क्योंकि ये उसको डिस्ट्रॉय करते हुए खुद भी जो है बर्स्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल सेल। ठीक है, सुसाइडल सेल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। डिफाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट्स टाइप। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट्स एन ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल ओनली, यूकैरियोटिक सेल ओनली, यानी कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल मैंने आपको क्या बताए थे, जो एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा सेल जिसके अंदर मौजूद हो, और प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर एक सेल मौजूद हो जो कि यूनिसेल्यूलर हो। अब ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होता। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ स्मॉल हैज अ has a double membrane consisting of network of hollow tubes, flattened sheet and round cells। यानी कि ये जो है सेल हो गई, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये इस तरह से मौजूद होता है, इस तरह। ठीक है, तो एंडोप्लाज्म इज अ डबल मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स, यानी कि ये हॉलो ट्यूब से मिलके बना होता है, अंदर से ट्यूब खाली होती है, उसके अलावा फ्लैटेन शीट होती है, बिल्कुल चपटी होती है ये, और राउंड सेल्स राउंड होते हैं, गोल होते हैं। These flattened hollow folds are sacs are called crystalline। तो ये hollow folds होते हैं ना इसके अंदर, ये जो ये hollow folds हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टर्नी। The endoplasmic reticulum is located in the cytoplasm and is connected to the nuclear envelope। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है ना ये पूरी जगह, तो ये इसमें मौजूद होता है, एंड इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ये जो है न्यूक्लियस को जो साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है उसे न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर एनवेलप को सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है, और ये कहाँ मौजूद होता है, पूरा साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्म। ये दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स राइबोसोम्स जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते, इसीलिए ये स्मूथ होता है। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यानी कि क्या करता है, लिपिड को बनाता है। ठीक है, ये लिपिड बनाता है। और लिपिड में कौन कौन से आते हैं, ऑयल आ गए, फॉस्फोलिपिड्स आ गए, स्टेरॉइड्स आ गए, ये सारे एग्जांपल्स हैं लिपिड की। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि लिपिड के अलावा ये क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है, यानी कि बनाता है कार्बोहाइड्रेट को। उसके अलावा ये कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है और उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जब आप कैल्शियम लेते हो तो आपकी बोन में स्टोर हो जाता है, और जब आपकी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत होती है तो कैल्शियम जो होता है बोन से बाहर आता है, हम उसको यूज करते हैं। और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कैल्शियम की बात करते हैं, तो अगरचे हम ज्यादा कैल्शियम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उसको अपने पास स्टोर नहीं करती, उसको बॉडी से रिमूव करती है, तो उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज कवर्ड विद राइबोसोम गिवन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स रफ अपीयरेंस, यानी कि इसकी क्या होती है, रफ अपीयरेंस होती है, और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, राइबोसोम मौजूद होता है। स्मूथ में याद रखना है आपने कि राइबोसोम एब्सेंट होता है, और रफ में राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्योंकि वो रफ होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। और क्या करता है, मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन करता है, यानी कि प्रोटीन बनाता है। और जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं, उसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। इसको कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम इसकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगला है द फोर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन increases the surface area allowing more ribosome to be present on the endoplasmic reticulum thereby allowing greater protein production। यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ठीक है। अब ये जो होती है इसके ना फोल्ड होती है, तो फोल्ड का मकसद क्या होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा राइबोसोम जो है वो ये देखें, ये डॉट डॉट राइबोसोम्स होगा, तो ज्यादा से ज्यादा राइबोसोम जो होंगे वो इसके अंदर आ पाएंगे, और जितने ज्यादा राइबोसोम्स होंगे उतनी ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन होगी, क्योंकि राइबोसोम का काम ही क्या होता है, प्रोटीन बनाना। ये आपने याद रखना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। डिफाइन प्लास्टिस एंड इट्स टाइप। तो प्लास्टिस की टाइप्स क्या क्या होती हैं, हमने पहले प्लास्टिस बताना है फिर उसकी टाइप्स बताना। प्लास्टिस क्या होता है, एक लार्ज साइटोप्लाज्मिक एंड मेजर ऑर्गेनेल फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट एंड एल्गे। तो ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनेल होता है, और ये कहाँ मौजूद होता है, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या और प्लास्टिस एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है, तो नहीं, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। प्लास्टिस सिर्फ प्लांट और एल्गाई के अंदर मौजूद होता है। Plastids are the site of manufacture and storage of important chemical compound used by the cell। तो यानी कि प्लास्टिक का काम क्या होता है, बनाना, क्या बनाना, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो होते हैं ना, जो प्लांट की और एल्गाई की सेल के अंदर जरूरी होते हैं, एल्गाई के अंदर जरूरी होते हैं, वो उनको बनाता है प्लास्ट, मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि बनाता है, और क्या करता है, स्टोरेज करता है किनकी, केमिकल कंपाउंड्स की। ठीक है, आगे मूव करते हैं। प्लास्टिड ऑफन कंटेन पिगमेंट यूज इन फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लास्टिड्स के अंदर क्या मौजूद होता है, पिगमेंट्स मौजूद होता है, और जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब ये मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि कौन सा प्लास्टिड होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट कैन चेंज और डिटरमाइन सेल कलर। और ये क्या करता है, सेल कलर को डिसाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लीव होता है, अब मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जो लीव्स होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो ग्रीन कलर देता है, और जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये कहाँ लीव्स में मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, और फिर उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये सारा काम जो मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस का काम ये कौन कराता है, क्लोरोप्लास्ट कराता है। ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, सिर्फ ग्रीन कलर का ये काम मौजूद होता है, प्लांट और एल्गाई दोनों में मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट में वो सारे कलर्स आते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। तो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो पिगमेंट हो गए, ये सारे जो कलर्स होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट में शामिल होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये फ्रूट्स में भी मौजूद होते हैं, फ्लावर्स में भी मौजूद होते हैं, पर इवन ऑटम के जो लीव्स होते हैं उसमें भी मौजूद होते हैं। फ्रूट भी मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, वो उनमें कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। फ्लावर भी मुख्तलिफ कलर के होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक, सारे रोज के इतने मुख्तलिफ कलर होते हैं, इन सबको कलर्स कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। उसके बाद बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वो एक कलरलेस प्लास्टिड होता है, जो कि कहाँ मौजूद होता है, रूट्स के अंदर मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन प्लांट्स टिश्यूज एंड इट्स टाइम। तो प्लांट्स टिश्यूज को बताना है, वो होते क्या, उनकी टाइप बतानी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेल होती है, ठीक है, सेल होती है। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, ये इस तरह बहुत सारे सेल मिल गए, तो फिर ये क्या बना देंगे, ये एक बना देंगे टिश्यू, ठीक है। टिश्यू बनेगा, मिलेंगे ऑर्गन, ऑर्गन बनेगा ऑर्गन सिस्टम मिलेगा ऑर्गेनिज्म, ये सब, ठीक है। अब जो है हमने बताना है टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं प्लांट के, तो फिर वो बना देते हैं प्लांट टिश्यू। The plants are grouped into tissues with characteristic functions such as photosynthesis, transport, etc. यानी कि टिश्यूज जो प्लांट के अंदर मौजूद होता है उनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, और क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना फूड को, और जो वाटर को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। और ये काम कौन करता है, प्लांट के टिश्यूज करते हैं। अगला है इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज आ गए, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गया और दूसरा आ गया परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं जो डिवाइड हो सकते हैं इजीली, ठीक है। और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जो डिवाइड नहीं हो सकते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब बहुत टाइम गुजर जाता है उसके अंदर सेल्यूलोज आके गैदर होते चले जाते हैं, तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू फिर डिवाइड नहीं होता, वो क्या करता है, फिर सपोर्ट देता है, शेप देता है, और ये हार्ड हो जाता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। डिफाइन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि सब्सटेंस का मूव करना
हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इट इज देयरफॉर सैड टू अकर डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और ये आ गई हमारे पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, down a concentration gradient that is from dilute solution to concentrated solution, ठीक है। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ पैसिव प्रोसेस, डज नॉट रिक्वायर एनी इनपुट ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं, ये मिसाल के तौर पे डाइल्यूट क्या होता है, जिसके अंदर पानी का अमाउंट, ये पानी है, ठीक है, वाटर है, और इसके अंदर जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब है कि बहुत कम सॉल्यूट मौजूद है। सॉल्यूट क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सारे सॉल्यूट हो गए, जो चीज डिजोल्व होती है। तो ये इसके अंदर डाइल्यूट के अंदर सॉल्यूट कम होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर क्या होगा? देखिए बहुत सारे सॉल्यूट होंगे, बहुत सारे सॉल्यूट होंगे, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। वाटर एक बराबर है, लेकिन अगर से ज्यादा सॉल्यूट है तो डाइल्यूट, कम सॉरी कम सॉल्यूट है तो डाइल्यूट, और ज्यादा सॉल्यूट है तो कॉन्सेंट्रेटेड। और फिर जब कम सॉल्यूट से, और सॉरी जब फिर जब सब कम सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट की तरफ मूव करता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ना डिफ्यूजन के लिए जरूरी होती है, ना ऑस्मोसिस के लिए जरूरी होती है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अ, तो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल। तो जो सेल है, ठीक है, ये सेल है गई, इसमें न्यूक्लियस आ गया, ये सब कुछ एक सेल बन गई। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ना सेल की, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये कहाँ मौजूद होती है? द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म को क्या कर रही है सेल मेम्ब्रेन? प्रोटेक्ट की है। The cell membrane is composed of a double layer of special lipids called phospholipid। यानी कि ये किससे मिलके बनी है? डबल लेयर लिपिड से मिलके बनी है। और इस लिपिड, स्पेशल लिपिड का नाम क्या है? फॉस्फोलिपिड। और ये कहाँ मौजूद होती है? प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, पहले ये हमने सेल बनाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन का बताया था। अब ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मौजूद होगी? सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद होगी, ठीक है, ये सेल वॉल। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या आ गई? सेल वॉल, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल होती है, इसका काम क्या होता है? ये आउटर कवरिंग होती है, ये नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल इज टफ, यानी कि ये टफ होती है, हार्ड होती है, रिजिड, नॉन लिविंग। रिजिड, ये अपना शेप चेंज नहीं करती, ये नॉन लिविंग यानी कि डेड होती है। और क्या होती है? परमानेंट प्रोटेक्टिव लेयर इन सम सेल टाइप्स। और ये क्या होती है? ये परमानेंट होती है। द आउटर कवरिंग इज पोजीशन नेक्स्ट टू सेल वॉल, कंपोज ऑफ मेनली ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज। और सेल वॉल किससे मिलके बनती है? सेल्यूलोज से मिलके बनती है, ठीक है। उसके अलावा ये बैक्टीरियल सेल में मौजूद होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल में मौजूद होती है। और किससे बनती है? शुगर और अमाइनो एसिड से। और प्लांट में किससे बनती है? 3 लेयर्स। पहली है मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, ठीक है, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल। तो मिडिल लेमिला हो गई, ये मिडिल लेमिला हो गई। तो मिडिल लेमिला क्या होती है? सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम वन अदर सेल, सबसे आउटर होती है मिडिल लेमिला। इट इज अ थिन, और ये एक सेल को दूसरी सेल से डिवाइड करती है। इट इज अ थिन मेम्ब्रेनियस लेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल एंड इज मेड ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। और ये किससे मिलके बनती है? पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलके बनती है। और ये थिन मेम्ब्रेनियस लेयर होती है, ठीक है। अब मिडिल लेमिला के अंदर मौजूद होता है प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल आ गया। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है? इट लाइज ऑन द आउटसाइड, ऑन द इनसाइड ऑफ द मिडिल लेमिला। अब ये क्या हो गया? मिडिल लेमिला के अंदर प्राइमरी सेल वॉल आ गया,
एंड इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, और ये किससे मिलके बनता है? सेल्यूलोज से, और ये मिडिल लेमेला के अंदर होता है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आएगा इस तरह, ये सेकेंडरी सेल वॉल आ गया। अब इसका काम क्या होता है? इट लाइज अलोंग द साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ थिक एंड टफ मटेरियल ऑफ सेल्यूलोज। ये क्या होता है? थिक, ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर होता है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर क्या होगा? सेल वॉल। और सेल वॉल के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या आएगा? सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर मिडिल लेवल। तो ये थिक और टफ मटेरियल और सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ गया, थिक और टफ मटेरियल और सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। और क्या होता है? विच इज हेल्ड टुगेदर बाय हार्ड वाटर प्रूफ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। और ये किससे मिलके बना होता है? लिग्निन से मिलके बना होता है। तो अब आपके सारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करें।